हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग के बारे में। जैसा कि मैंने कल वीडियो के लास्ट में बताया था कि मैंने यहाँ तक करा दिया था और छोड़ा था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो उसी हिसाब से चलना है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, संस्थाएं आती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? संस्थाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। और कौन कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने बताया था आपको, एक होता है संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, और संवैधानिक आयोग नहीं लिखिए, यहाँ पे आप लोग संस्था कर लीजिए, संवैधानिक संस्थाएं। और दूसरा होता है आपका असंवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, संवैधानिक संस्था वह संस्था जिनका जो है कि उल्लेख संविधान में किया गया है। क्या किया गया है? जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है और उनके लिए जो है कि पार्टिकुलर व्यवस्था की गई है। लेकिन वैसे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है लेकिन उन्हें विधि बनाकर जो है कि लागू किया गया है, तो उसी को असंवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो संवैधानिक संस्था होती है, इसकी अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक संस्था में कौन कौन संस्थाएं आती हैं उसको देखिए। तो इसमें आता है आपका निर्वाचन आयोग। इसके लिए अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आर्टिकल आता है 324 से लेकर आपका 329 तक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कौन सा आता है संस्था, तो आता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आता है मेरे प्यारे दोस्तों 148 से लेकर 151 तक। कोई दिक्कत किसी को? तीसरी संस्था कौन आती है मेरे प्यारे दोस्तों? उसको देखिए, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। इसके लिए अगर मैं बात करूं, जिसको मैं बोलता हूं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए जो आपका आर्टिकल आता है वो आता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों 315 से लेकर 323 तक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अगला आता है उसकी अगर मैं बात करूं कि कौन आता है, तो वित्त आयोग आता है। क्या आता है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग के लिए अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, तो इसके लिए जो आर्टिकल आता है वो आता है मेरे प्यारे दोस्तों 280। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, असंवैधानिक या गैर असंवैधानिक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, गैर असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसको देखिए आप लोग। इसमें जो आता है आपका केंद्रीय सूचना आयोग। क्या आता है? केंद्रीय सूचना आयोग। और दूसरा क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। सत्कर्ता आयोग। और मैं बात करूं आपका एससी, एसटी, एससी और ओबीसी का जो आयोग बना हुआ है, ये भी आपका क्या है? गैर संवैधानिक आयोग में आता है। अब मैं बात करूं कि और क्या आता है, और आप लोग जानते हैं कि जो लोकपाल है, लोकपाल की अगर मैं बात करूं, लोकपाल और लोकायुक्त। देखिए, केंद्र में नियुक्त किया जाता है लोकपाल और राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं लोकायुक्त। और भारत में सबसे पहला राज्य जो है कि लोकायुक्त को बनाने वाला कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ये भी पता होनी चाहिए आप लोग। यानी कि लोकपाल, लोकायुक्त का आयोग, ये भी आपका किस में आ जाएगा? गैर असंवैधानिक आयोग में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए।
अब मैं बात करूं इसमें जो आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग आता है, ये भी इसी में आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका गैर संवैधानिक संस्था है। और मैं बात करूं कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय स्पर्धा आयोग, ये भी जो है आपका इसी में शामिल हो जाता है। किसमें? यानी कि राष्ट्रीय या केंद्रीय कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आपका जो हमारी संवैधानिक संस्था आती है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि निर्वाचन आयोग आखिर होता क्या है उसको समझिए। इसके लिए जो आर्टिकल 324 दिया गया है उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में जानिए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो निर्वाचन आयोग होता है उसके बारे में समझिए। जो आर्टिकल आता है 324 उसके लिए, तो निर्वाचन आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। और इस निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी भी नियुक्ति आपका जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए चुनाव जो है कि निष्पक्ष रूप से कराना। क्या कराना? निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। और मैं बात करूं कि जो इनके आयुक्त होते हैं इनका वेतन जो होता है वो किसके बराबर मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश के बराबर जो है कि इनका वेतन जो है कि मिलता है, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों अगला, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव आपका जो है कि, उसके बाद से राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इन सारे चुनावों का जो है कि देखरेख कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, सूचना कौन जारी करता है? तो वो करता है आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अगर मैं बात करूं तो 21 वर्ष से आयु घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई वोटिंग करने की। किसकी? वोटिंग करने की। कब की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो उम्र की सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोट देने की आयु, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट आते हैं, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो कार्य होता है वो निष्पक्ष चुनाव कराना है। क्या है? निष्पक्ष चुनाव कराना है और चुनाव की जो अधिसूचना है उसको जारी करना है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आता है तो क्षेत्रों का परिसीमन करना है। क्या है? क्षेत्रों का परिसीमन भी करना इन्हीं का कार्य है। और देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, और कार्य है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो चुनाव चिन्ह होता है ना उसको आवंटित करता है। क्या करता है? उसको आवंटित करता है। और मतदान जिस बूथ पे हो रहा है उस बूथ पे अगर हिंसा हो जाती है, क्या होती है? हिंसा हो जाती है या मतदान में लूटपाट हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस बूथ के जो है कि पूरे वोटिंग्स को रद्द कर देना। क्या कर देना? पूरे वोटिंग्स को रद्द कर देना। और चुनाव के समय हिंसा हो गई तो मतदान केंद्र लूटने इत्यादि के स्थिति में क्या होता है कि उसको जो है कि मतदान जो है कि रद्द कर देना। उसके बाद से राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है कि मान्यता देने का भी कार्य करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जो निर्वाचन नामावली होती है उसको भी तैयार करने का कार्य जो है कि आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब जो है कि मैं बात करूंगा कि जो आर्टिकल आता है हमारे पास 326, इसमें मैं बात करूं कि आर्टिकल हो गया आपका 324 में ये पूरा प्रावधान था। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 326 के बारे में कि क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। आर्टिकल 326 के तहत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जो अगला आर्टिकल आता है 329, कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों? 329 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के चुनाव के दौरान
किए गए कार्य पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं लेगा। यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान के समय किए गए कार्य पर जो है कि न्यायालय कोई भी जो है कि एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, ये आपका 329 में वर्णन है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इसी में जो राज्य निर्वाचन आयोग आता है उसके बारे में मैं बात करता हूं कि इसी के अंतर्गत आपका एक आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। समझिए उसको कि क्या है राज्य निर्वाचन आयोग। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राज्य निर्वाचन आयोग आता है उसके बारे में, तो समझिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्य में जो चुनाव होते हैं उनको संपन्न कराना। जैसे आपका पंचायत चुनाव, उसकी अगर मैं बात करूं तो पंचायत चुनाव आपका आता है। उसके बाद से स्थानीय निकाय चुनाव आता है, स्थानीय निकाय चुनाव इत्यादि होते हैं। उन सबका जो है कि कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा देखा जाता है। और मैं बात करूं जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर मैं बात करूं तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है आपका कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये करते हैं राज्यपाल। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करने हैं, क्या इनको हटाता कौन है, तो इनको हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है तो इनको हटाने का कार्य जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक आता है आपका दल बदल कानून, जो अनुसूची आपकी 10 आती है। तो अनुसूची 10 में मैंने बात किया था कि जो दल बदल कानून आता है आपको 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसके लिए प्रावधान की व्यवस्था जो की गई थी आपकी, अगर मैं बात करूं तो 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, संविधान संशोधन 1985 में ये प्रावधान किया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है, तो उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है उसको समझिए आप लोग कि क्या है। तो देखिए भारत में जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार का होता है उसको आप लोगों को समझना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसमें मैं बात करूं कि भारत में कई दलीय व्यवस्था है, आप लोग जानते हैं। तो राजनीतिक दल, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, पहला की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है एक दलीय व्यवस्था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था। अगर एक दलीय व्यवस्था आपको देखने को ज्यादा कहाँ मिलती है, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपका आता है चाइना। क्या आता है, चाइना, उत्तर कोरिया, तानाशाही है वहां पे, समाजवादी व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं आता है आपका द्विदलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। इसकी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था की, तो इसमें आपका अमेरिका ब्रिटेन आ जाते हैं। क्या आते हैं, अमेरिका, अमेरिका ब्रिटेन। अब मैं बात करूं कि और जो आपके आता है बहुदलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, बहुदलीय व्यवस्था, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है आपका भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए। तो भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या है वो हो गई है आपकी 8। कितनी हो गई है, 8 हो गई हैं। तो उसको आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहले थी 7 और 1 बढ़ गई है। उसके बारे में बात करूंगा मैं, अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है कि राष्ट्रीय जो दल हैं वो कौन कौन से हैं।
और लगभग मैं बात करूं कि 40 जो है क्षेत्रीय दल हैं और हजारों जो है कि आपके जो है कि अन्य दल की व्यवस्था है, जिसके लिए मैं गैर पंजीकृत जो दल होते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो जो भारत में राष्ट्रीय दल हैं जिनके लिए मैं बात करूं कि 8 हो गए हैं, तो कौन कौन से हैं तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आता है। क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC 1885 में स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 1885 में इसकी स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, तो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद से भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं जिसकी प्रेजेंट टाइम में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में इसकी स्थापना हुई, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये 1980 में स्थापित हुआ था। उसके बाद से मैं बात करूं कि कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गया, तृणमूल कांग्रेस। अब आता है एक आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या आता है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, यानी कि कम्युनिस्ट सरकार जो केरल में बनी थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, सीधे मैं लिख देता हूं कम्युनिस्ट पार्टी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, और आपके 2 बचे हैं। कौन कौन से? वो हो गए आपके हाँ, इनको 2 मिला है। एक मिला है आपका जो है कि इसमें 2 होते हैं, एक CPI होता है, एक CPM होता है। ठीक है, ये 2 हो गए। और एक जो है कि अभी मेघालय में जो है कि एक पार्टी है जो अम्मा वाली पार्टी है, उसको जो है कि मिला हुआ है राष्ट्रीय दल का दर्जा, तो वो भी आपका इसी में शामिल है, तो उसको आप लोगों को देख लेना है। ठीक, अब राष्ट्रीय दल प्राप्त करने की जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको समझिए कि क्या होनी चाहिए। किसी भी दल ने लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में पड़े वैध मतों का अगर 6% मत जो है कि प्राप्त कर लेता है, कितना कर लेता है? वैध मतों का 6% मत जो है कि प्राप्त कर लिया जाता है, और 4 लोकसभा सीट जो है कि वह जीत लेता है। ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उस लोकसभा के चुनाव में अगर जो है कि कोई पार्टी जो है कि कुल वैध मतों का कितना, जितने पड़े वैध मत पड़े हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें से 6% अगर प्राप्त कर लेता है, और उसकी अगर मैं बात करूं कि और सभी राज्यों को मिला के वो 4 सीट जीत लेता है, तो उसे जो है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि 6% जो है कि वैध मतों का वोट प्राप्त करना किसी भी दल के लिए बहुत कर्रा हिसाब है। तो उस चीज के लिए आप लोगों को नहीं सोचना है, आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि 6% जो है कि मत प्राप्त होना चाहिए, तो उससे जो है कि आपका राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रीय दल की अगर मैं बात करूं तो समझिए क्षेत्रीय दल के बारे में। तो क्षेत्रीय दल मेरे प्यारे दोस्तों कि दर्जा इसको कम मिलता है, इसको दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो किसी पार्टी ने एक राज्य में वैध मतों का विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत अगर प्राप्त कर लिया हो और विधानसभा सीटें जीती हों, और मैं बात करूं विधानसभा सीटें जीती हों, तो उसे जो है कि आपका क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि कोई पार्टी है और उस पार्टी जो है कि विधानसभा के इलेक्शन में भाग ली है, तो उसको उस राज्य से, किसी भी राज्य से 6% जो है वैध मतों का मत प्राप्त किया होना चाहिए, और कम से कम राज्य में 2 सीटें जो है कि जीती होनी चाहिए, तो उसे जो है कि क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं ईवीएम के बारे में कि ईवीएम क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर मैं बात करूं, यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, समझिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ईवीएम का पहला ट्रायल जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रयोग 1989 में जो है आम चुनाव में किया गया। 1999 से पूरे गोवा में, अगर मैं बात करूं 1999 में सबसे पहले पूरे गोवा में जो है कि इसका प्रयोग किया गया, और 2004 में ईवीएम का पूर्ण रूप से प्रयोग हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ गए होंगे कि 1999 की अगर मैं बात करूं तो 1999 में गोवा में, संपूर्ण गोवा में जो है कि ईवीएम का प्रयोग किया गया, और 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें जो है कि आपका पूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।